Hello everyone, welcome back. This time now we are already done with the 4 videos of close test and this is day 5, the last day of this series. Well, I Ankush Tawra welcome all of you back to the official YouTube channel of Chanakya's Coaching Center. ये चैनल पर्टिकुलरली आपको हर तरह की बैंक कोचिंग के रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हैं, चाहे नोटिफिकेशन को लेके, चाहे आपके फर्दर क्वेश्चंस हों कि आगे बैंकिंग जॉब्स के अंदर कल्चर कैसा होता है, उस सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के ऊपर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर ऑल दीज डेली अपडेट्स। वेल दोस्तों, आज की क्लोज टेस्ट सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और फिफ्थ टास्क, जैसे मैंने पहले कहा, फिफ्थ वीडियो है, ये फिफ्थ डे है और इस क्लोज टेस्ट सीरीज का लास्ट डे है। तो देखते हैं कौन सी टास्क है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स भी करते रहिएगा। दोस्तों 5 क्वेश्चंस की 5 ब्लैंक स्पेसेस की ये टास्क है। पैसेज बहुत लेंदी नहीं है, ऑप्शंस भी बहुत मुश्किल नहीं होंगी, पर थोड़ा आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को अपने यूज करना पड़ेगा डेफिनेटली, और थोड़ा ग्रामर को भी। वेल, the close test in the very beginning it is said that the global nutrition report 2016 once again dash India's slow overall progress। तो एक बार फिर से ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो 2016 की है वो डैश करती है इंडिया की स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस को। डैश करती है, अब मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कहा है कि आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016। अब आपको क्या लगाना है, वर्ब लगानी है जो कि ब्लैंक स्पेस के अंदर है, और लास्ट में आपके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो मेंशन्ड ऑलरेडी है, वो क्या है, इंडिया स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस। राइट, तो आपके माइंड में क्या वर्ड्स आते हैं जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो? आप उसको इमेजिन कर सकते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो कि आपको क्या सूटेबल वर्ड यहाँ पे फिलअप करने की एक क्यूरियोसिटी या ईगरनेस आपके अंदर आती है, या फिर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन सेज to you that this should be the right answer and this should be the word which will be suitable according to the first fill in the blank। तो आप सोच सकते हैं, बाकी मैं आपको आंसर ऑप्शंस दिखाता हूं एक दफा। देखो, जो जनरल वर्ड्स आपके माइंड में आए होंगे शायद वो ऐसे होंगे, once again portrays, या फिर once again demonstrates, या once again indicates, या फिर once again डिटेल्स, डिटेल करना किस चीज को। तो इस तरह के कुछ वर्ड हैं जो आपके माइंड में डेफिनेटली आए होंगे कि एक बार फिर से ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है 2016 की, वो फिर से क्या करती है इंडिया की स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस को। तो रिपोर्ट तो डेफिनेटली क्या करेगी, रिपोर्ट ना तो उसको इंप्रूव कर पाएगी, रिपोर्ट इंप्रूव थोड़ी करेगी, ना ही रिपोर्ट उसको एग्रेवेट या एग्जाजरबेट कर पाएगी, उसको पहले से बुरा कर पाएगी, ना ही रिपोर्ट उसको पुश कर पाएगी। तो रिपोर्ट तो बेसिकली कुछ चीजें सामने रख सकती है आपकी कि रिपोर्ट के जरिए ये चीज पता लगती है हमें। दोस्तों ऑप्शंस थी once again demonstrates, once again demonstrated, once again demonstrated that and once again had demonstrated। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिर्फ पहली और दूसरी ऑप्शन को देखें, अगर आपके माइंड में वर्ड डेमोन्स्ट्रेट है भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन, पूरे क्लोज टेस्ट की टास्क में हमें ये मेंशन नहीं था कि ये चीज एक्चुअली कब हुई। आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना तो उसमें भी देखो, जब भी कोई रिपोर्ट आई है, जब भी कोई न्यूज आई है, उस न्यूज को आगे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कई बार उस पर लिखा होता है ऑन फ्राइडे या ऑन मंडे, जो भी उसके पिछला या उससे पिछला दिन होता है जिस दिन ये न्यूज जो होती है वो छपती है, उस दिन को मेंशन किया जाता है, या फिर जिस दिन भी कोई चीज हुई, कोई हैपनिंग या मिस हैपनिंग हुई तो उस डे को मेंशन किया जाता है या फिर उस डेट को मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑन 20th of Jan 2024, कुछ इस तरह से उस डे को मेंशन किया गया तो आपको पता लगता है कि ये बात पास्ट के अंदर हो रही है, और पास्ट के अंदर अगर बात होती है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, जो कि यहां तक हमें देखने को मिला नहीं। दैट सिंपली मींस कि ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। इवन इस चीज का आइडिया पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद क्लियरली आप ले भी सकते हैं कि सारी बात प्रेजेंट के अंदर हो रही है, ठीक है, तो पास्ट का टेंस आप यूज नहीं करेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटेड दैट भी वहां पे गलत हो जाता है, और हैड डेमोन्स्ट्रेटेड भी ऑब्वियसली गलत हो जाता है। और वैसे भी दोस्तों जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि टेंस होता है पास्ट का परफेक्ट,
वो आप तब यूज करते हैं जब आप पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन की बात करते हैं, कि मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज हुई लेकिन उससे पहले ये भी हो चुकी थी, राइट। जब भी वर्ड बिफोर, ऑलरेडी या प्रीसीड वर्ड आता है उस टाइम पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये टेंसेस के टॉपिक में हम जनरली समझ सकते हैं डिटेल के अंदर जाके। तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए ऑप्शन ए। द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2016 वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेट्स। तो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, आगे पढ़ते हैं। वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस। अब किस चीज में ये प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस है चाहे फास्ट है, किस चीज में? डैश एड्रेसिंग क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन। अब देखिए दोस्तों, इस ब्लैंक स्पेस के बाद एड्रेसिंग वर्ड लिखा है जो कि यहां पे काम कर रहा है जीरेंट का। जीरेंट पर्टिकुलरली क्या होता है, एक नाउन होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम नाउन की तरह काम में लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ जीरेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं आई लव स्विमिंग, या फिर somebody likes dancing, somebody loves listening to music, चाहे आप ड्राइविंग कह लें, स्मोकिंग कह लें। तो ये सारे वर्ड्स पर्टिकुलरली नाउन की तरह यूज हो रहे हैं लेकिन इनके साथ आईएनजी है। तो जो भी आईएनजी वाले वर्ड्स नाउन की तरह एक्ट करते हैं सेंटेंस में, दे आर कॉल्ड जीरेंट। ओके, सो वन थिंग इज डैम श्योर दैट हियर वी आर गोइंग टू फिल अप अ preposition, बिकॉज preposition के बाद ही हम जनरली ऐसा नाउन यूज करते हैं। कई स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से भी चीजों को पढ़ते हैं कि अगर preposition के बाद कोई वर्ब आए तो वो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर वन preposition, वो होती है टू, कि जब आप टू लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो यहां से हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ओवरऑल प्रोग्रेस डैश एड्रेसिंग, आगे पढ़ना जरूरी है। किस चीज की ओवरऑल प्रोग्रेस? एड्रेस करने से रिलेटेड, एड्रेसिंग क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन। क्रोनिक जो एक स्टेबल मैलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम चलती आ रही है खास करके हिंदुस्तान में, इन इंडिया लॉट ऑफ पीपल आर malnourished. There are a lot of reasons behind it. The basic reason is the lack of micronutrients, the deficiency of micronutrients, and the nutritious value in the food that they are consuming every day, right? So addressing chronic malnutrition manifest in stunting. स्टंटिंग में मैनिफेस्ट इन स्टंटिंग मतलब लो वेट फॉर एज, एज के हिसाब से वेट का कम होना, या फिर वेस्टिंग जिसमें लो वेट फॉर हाइट, हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होना, ठीक है। तो ये किसके साइंस हैं? ये मैलन्यूट्रिशन के ही साइंस हैं दोस्तों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डैश एंड ओवरवेट। तो चलो आगे का बाद में देखते हैं, पहले हमारे पास ऑप्शन क्या फिल करनी है हमने। एड्रेसिंग डैश, सॉरी, ओवरऑल प्रोग्रेस डैश एड्रेसिंग क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन। तो ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ, ओवरऑल प्रोग्रेस फॉर, ओवरऑल प्रोग्रेस इन या इनटू। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, किसी भी चीज की प्रोग्रेस, किसी चीज के अंदर प्रोग्रेस आती है। देखो जब भी किसी चीज में इंक्लाइन आएगा, ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नाउन की हम बात करें अगर, इंक्लाइन अगर वर्ब है तो इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इंक्लिनेशन किसी चीज में बढ़ोतरी आना, इंक्लिनेशन इन। वैसे अगर मान लीजिए कमी आती है तो हम कहते हैं डिक्लाइन इन। तो वैसे ही जो प्रोग्रेस वर्ड है, प्रोग्रेस बेसिकली रिलेट्स विद इंक्लिनेशन, चीजों के अंदर बढ़ोतरी आना, ठीक है। तो प्रोग्रेस इन, इंडिया स्लो ओवरऑल प्रोग्रेस इन, किस चीज में उनकी प्रोग्रेस? एड्रेसिंग क्रोनिक मैलन्यूट्रिशन, इस काम में उनकी प्रोग्रेस की बात हुई कि वो बड़ी ज्यादा स्लो है ओवरऑल प्रोग्रेस, राइट। अब आगे जैसे कि हमने पढ़ा तो यहां पे ये कह रहा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डैश एंड ओवरवेट। तो मेन दिक्कत किसकी आ रही है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डैश लिखा है आगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सॉरी माइक्रोन्यूट्रिएंट वर्ड यहां यूज हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये एक एडजेक्टिव यूज हुआ है यहां पे, और एडजेक्टिव के बाद क्या लगाने वाले हैं दोस्तों आप? नाउन। जिस नाउन को ये माइक्रोन्यूट्रिएंट एडजेक्टिव वर्ड जो है वो डिस्कस करके यहां डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है बॉडी में, इस वजह से ये चीजें हो रही है, राइट। सो एक तो ओवरवेट, दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्कार्सिटीज, माइक्रोन्यूट्रिएंट का लैक, माइक्रोन्यूट्रिएंट की एब्सेंस, या माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज। दोस्तों अगर रिलेट करें सारी ऑप्शंस को, तो सारी ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं यही एक वर्ड दे रही हैं, कमी, ठीक है। लैक होना, कमी होना किसी चीज की, जिसको मैं शायद ये कहूंगा माइक्रोन्यूट्रिएंट लैक,
मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लैक, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लैक या फिर एब्सेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, जो कि ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब भी कमी है, और डेफिशिएंसीज का मतलब भी कमी है। लेकिन यहाँ दोस्तों बात करते हैं वर्ड्स के मीनिंग की नहीं, वर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, ये मेन मुद्दा नहीं है। बात होगी अगर अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में या इंग्लिश के अंदर अगर हम बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी की बात करें, तो बॉडी की कमी के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, तो किसी भी चीज की कमी बॉडी के अंदर होना, मतलब अगर आप पानी की कमी है तो वाटर डेफिशिएंसी है, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है। ठीक है, स्कार्सिटी वर्ड जो है या लैक वर्ड है या एब्सेंस, एब्सेंस मतलब तो बिल्कुल ही चीज का ना होना, राइट, लैक मतलब भी कमी होना किसी चीज का। तो स्कार्सिटी वर्ड अगर आपके माइंड में आ रहा है तो लेट मी बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड इन मेडिकल लैंग्वेज फॉर अ बॉडी इज लैक। इसको यूज किया जाता है जब भी आपको कहीं पे किसी तरह के रिसोर्सेस की कमी है, फंड्स की कमी है, कहीं पे सप्लाईज नहीं पहुंच रही, उन सप्लाईज का क्या हो गया है, स्कार्सिटी हो गई है, कहीं पे वाटर नहीं है किसी एरिया के अंदर, या फिर कहीं पे कुछ कुछ भी फूड पहुंचाने, फूड की सप्लाई ठीक नहीं चल रही, तो स्कार्सिटी फूड की हो सकती है, राइट। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं फैमिन, तो दोस्तों फैमिन क्या होता है, व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड इन अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हिच कॉजेस डेथ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। तो फैमिन होता है बेसिकली, वहां भुखमरी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और ओवरवेट की बात हुई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्थ ब्लैंक स्पेस क्या था। ये कहते हैं कि हमारा जो ट्रैक का डैश है, जो ट्रैक चल रहा है उसका जो डैश है, इन रिड्यूसिंग, कम करने के लिए जो हमने बनाया, इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन ओवर द पास्ट डेकेड हैज बीन मोडेस्ट। देखो यहां मैं बात कर रहा था आपको कि आपको इंडिकेशन मिलती है यहां से कि प्रेजेंट में बात कर रहा है, राइट। हैज बीन मोडेस्ट एट बेस्ट। ठीक है, तो वो मोडेस्ट का मतलब देखो, एक तो मोडेस्ट होता है जब आप लोगों के लिए यूज करते हो, जो बहुत ही हम्बल पर्सन है उसको मोडेस्ट कह सकते हैं हम लोग, राइट। बट इन अदर टर्म्स इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ मोडेस्ट हियर स्पेशली, इट बेसिकली मीन्स मॉडरेट। मॉडरेट की जब बात होती है, सो हमारा जो ट्रैक डैश है रिड्यूस करने में, प्रोपोर्शन कुछ हिस्सा अंडर नरिश चिल्ड्रन में, उनमें मैल न्यूट्रिशन को कम करने में पिछले एक दशक से, ओवर द पास्ट डेकेड मींस पिछले 10 साल से वो मॉडरेट रहा है। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि वो मॉडरेट रहा है, दैट मींस वो बहुत अच्छा नहीं रहा, वो मॉडेस्ट रहा है। तो ट्रैक का क्या होता है दोस्तों, अब ये खुद कह रहे हैं कि पिछले एक दशक से, मतलब फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो लास्ट 10 साल में इन्होंने क्या बनाया होगा, एक ट्रैक, ट्रैक प्रोग्रेस बनाया होगा, ट्रैक रिकॉर्ड होगा, या ट्रैक रिपोर्ट होगा, या ट्रैक रिजल्ट होगा। रिपोर्ट्स तो इन्होंने खुद कहा ना 2016 की रिपोर्ट, रिपोर्ट्स विल कीप चेंजिंग, रिपोर्ट्स विल बी डन एवरी ईयर में बी, और एवरी 2 टाइम्स ईयर। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हुआ, आप कुछ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करते हैं आजकल, जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं हम लोग या अपने स्टेप्स काउंट करते हैं, तो उसमें एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता है हमारा। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है, जिसके थ्रू आप अपने लॉन्गर ड्यूरेशन में चीजें देख सकते हैं। जैसे कि हमारे कोर्सेज में भी, हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर जब हम स्टूडेंट्स को टेस्ट असाइन करते हैं, तो उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनता है सिंस डे 1, कि अब तक उनके कितने टेस्ट हुए, उनकी प्रोग्रेस क्या है, ओवरऑल कितने लोगों ने टॉप किया, कितने लोग पीछे जा रहे हैं, कितने लोग आगे निकल के आए, ओवरऑल पूरे इंस्टीट्यूट में या बैच के कंपैरेटिवली कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट है, सेकंड है, किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हमारे पास दोस्तों सारी चीजों का क्या है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड मॉडरेट है। ठीक है, मतलब हम इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, मॉडरेट कर पाए हैं, ट्रैक प्रोग्रेस नहीं होती, ट्रैक रिपोर्ट नहीं होती, ना ही ट्रैक रिजल्ट होता है, राइट। तो आंसर विल बी ट्रैक रिकॉर्ड। तो आर ट्रैक रिकॉर्ड इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इज मोडेस्ट एट इट्स बेस्ट। और आगे लिखा हुआ है, अब इन्होंने कहा ना मॉडरेट है, हमारा हमारा मॉडरेट है, दैट मींस एंड डैश व्हाट अदर कंट्रीज विद कंपैरेबल, अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने जो अचीव किया है, तो उनके कंपैरेटिवली हमारा क्या है, उनके कंपैरेटिवली हमारा देखा जाए तो एंड डैश एंड लीड्स व्हाट अदर कंट्रीज विद कंपैरेबल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव अचीव्ड, जो बाकी कंट्रीज ने अचीव किया है,
तो लीड्स में हम मतलब हो गया सबसे आगे हमारा, ये तो कह रहे हैं मॉडरेट है और दूसरी कंट्रीज ने अचीव किया है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हैव अचीव्ड, दैट मीन्स हमारा उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। लीड का मतलब होता है सबसे आगे हैं हम लोग। अगर हम लगाते हैं फेल्स विद व्हाट अदर कंट्रीज, ठीक है, तो हम फेल नहीं उसमें, क्योंकि इसने खुद कहा कि वो मोडेस्ट रहा, मोडेस्ट एट इट्स बेस्ट, मतलब मॉडरेट है, बहुत लो नहीं है, बहुत हाई नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बेस्ट भी नहीं है। फोल्टर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, फोल्टर का मतलब होता है स्टेबल ना होना, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये तो प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रहे थे ना, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोग्रेस क्या है, स्लो है। बिगिनिंग में कहा गया था कि स्लो है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। अगर हम बात करें फोल्टर करने की, दैट मीन्स थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, थोड़ा सा पीछे चले गए, फिर थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, थोड़ा सा पीछे चले गए, राइट। तो फोल्टर तो नहीं कर रहा, ये चीज लैग कर रहा है, पीछे है। बेसिकली लीड्स का मतलब है आगे होना सबसे, और लैग करना थोड़ा पीछे है हम लोग। व्हाट अदर कंट्रीज विद कंपेरेबल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव अचीव्ड, तो बाकी कंट्रीज से इस मामले में हम थोड़ा पीछे रह रहे हैं। पीछे रहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, लैग करना, ठीक है। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स और सारे क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली समझ आए हैं, और आप भी ऐसे क्लोज टेस्ट जो होते हैं इनको बड़े आराम से एफर्टलेसली आप सॉल्व कर सकते हैं। I believe that sometimes it happens that we get very confused while we are attempting a question in the examination hall, especially because there is a lot of pressure that we have to bear. First, some students ignore doing these questions while they are preparing for their exams because they do not go with their comprehensive skills. Either they focus on what, grammatical skills, or they focus on quant and reasoning part. But in English, there are some major questions, because I would like to tell you very clearly that grammar carries only 30 to 40% of weightage maximum in banking exams, if we talk about only English section, right? But if you talk about the rest of the part, the 60% part, that is of your comprehensive skills plus vocabulary knowledge, right? Now you know it very well that when we were doing all of these tasks in the last 4 videos as well as in today's video, what we were focusing on, we knew that there is something that is very much required. One is the need of vocabulary. We need to improve the vocabulary. Along with that, we must know the words being used in different contexts as different meanings, right? And along with that, you also have to focus on reading comprehensions, where you need to work upon your cognitive skills. On the other hand, you need to work on these cloze test tasks. Then I'll come up with a rearrangement of parajumble tasks for you definitely very soon. तो all of these things you have to cover up, क्योंकि इनको कवर करेंगे क्योंकि वेटेज इनकी 60% के आसपास है। अगर आप ओवरऑल अपने इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, वी हैव टू improve our vocabulary plus cognitive ability so that we can get the best out of it and we can get maximum marks in English section, even if your quant and reasoning part is very sharp. लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश में भी आपको मार्क्स को करने हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी देखनी है। खास करके हम देखें एसपीए के अंदर तो टाइम लिमिट भी आपको गिवन होती है, राइट। सेक्शंस के लिए आपका टाइम भी लिमिट किया जाता है। तो उस टाइम में अगर मान लो सिर्फ ग्रामर ही आपको आती है और आप महज 5 मिनट में फ्री हो गए अगर ग्रामर के क्वेश्चंस करके, तो बाकी का टाइम यूटिलाइज तो करना है ना। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए बाकी टास्क के अंदर आपकी जो अचीवमेंट है, उसमें सक्सेस रेट है या एक्यूरेसी रेट है, वो तभी बन पाएगा when you start preparing for them at least 3 to 4 months before the examination takes place, right? Well, ऐसी बातें हम फिर से करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आज इसको ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी टास्क होती है हमारी, जितनी भी सीरीज चलती है, जैसे नेक्स्ट सीरीज हमारी चलेगी इसके पहले की सीरीज, इसमें जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं अलॉन्ग विद सम अदर पीडीएफ फाइल्स फॉर योर प्रैक्टिस, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिलती हैं। तो अब इसको ज्वाइन कीजिए आज ही, और आज की वीडियो का जो हमने कंटेंट डिस्कस किया ये भी आपको पीडीएफ फाइल में इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही मिलने वाला है। तो जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।